Good evening, everybody. Bache, in the previous class, we were discussing a question paper. So we had done till question number 34. Question number 34 तक हमने बच्चे पोर्शन जो है वो डिस्कस कर लिया था. So now we'll be quickly moving ahead. Question number 35. All right, question number 35. A beaker contains a solution of cold water and a colorless substance P. बच्चे आपके पास एक बीकर है जिसमें सॉल्यूशन है कोल्ड वाटर एंड अ कलरलेस सब्सटेंस पी. एक कलरलेस सब्सटेंस पी और कोल्ड वाटर का सॉल्यूशन आपके पास बीकर में है. ऑन एडिंग एलिमेंट एक्स टू द सॉल्यूशन देयर इज अ वायलेंट रिएक्शन एंड द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक. जब आप बच्चे एलिमेंट एक्स को सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है? वायलेंट रिएक्शन होता है और सॉल्यूशन जो है वो पिंक हो जाता है. Which of the following substances, which of the following options correctly represents the substances P and X and nature of product formed? तो बच्चे इसमें हमें ये देखना है कि मेरे पास कोल्ड वाटर है, इसमें कलरलेस सब्सटेंस है P. तो बच्चे कलरलेस सब्सटेंस इज फिनोप्थलीन. कलरलेस सब्सटेंस वुड बी फिनोप्थलीन. और जब आपने उसमें बच्चे एलिमेंट एक्स डाला तो बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन हुआ और सॉल्यूशन पिंक हो गया. तो बच्चे दैट इज ओनली पॉसिबल. कोल्ड वाटर किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटेशियम के साथ. और बच्चे अगर फिनोप्थलीन पिंक हो गया है तो दैट मींस सब्सटेंस इज बेसिक. ऑलराइट, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? P इज फिनोप्थलीन, X इज पोटेशियम एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिक. तो विल पिक ऑप्शन बी. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? जो सोल्यूशन ऑफ आपको कलरलेस सब्सटेंस बोला हुआ है वो फिनोप्थलीन है. उसमें आप जब एक एलिमेंट डालोगे जैसे पोटेशियम है, इट कैन इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड दैट रिएक्शन इज वायलेंट. सो इट विल प्रोड्यूस अ बेसिक सब्सटेंस, बेसिक सोल्यूशन, जिससे आपका जो फिनोप्थलीन का सोल्यूशन है इट विल टर्न पिंक. ऑलराइट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36. Among the following, choose the correct option that includes organisms that have a holozoic mode of nutrition. बच्चे इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको आइडेंटिफाई करना है. होलोजोइक मींस बच्चे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इनसाइड द बॉडी एंड देन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. तो बच्चे देखो, अमीबा में तो होता है होलोजोइक. प्लाज्मोडियम इज पैरासिटिक. कस्क्यूटा अगेन पैरासिटिक. पैरामीशियम होलोजोइक. प्लाज्मोडियम एंड कस्क्यूटा ये भी गलत है. तो बचा आपके पास क्या? डी ऑप्शन. पैरामीशियम एंड अमीबा दे आर होलोजोइक इन नेचर. ठीक है, they will ingest complex substances and then break them down into simpler forms. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 37. चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. बच्चे ऐसा कौन सा इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं होता? डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. सी, देखो बच्चे, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दिस विल अकर, ये भी होगा. रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, दिस विल अकर. CO2 में हाइड्रोजन ऐड होकर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, दैट इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चे दैट इज नॉट ट्रू. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यस. तो बच्चे वी हैव टू पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन. आपको जो गलत स्टेटमेंट है या जो फंक्शन नहीं होता है वो पिक करना है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड.
दैट वुड बी दी ऑप्शन जो नहीं होता फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 38, which substances are produced during anaerobic respiration in yeast? बच्चे anaerobic respiration in yeast, this process is known as fermentation. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। ठीक है। अब बच्चे अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, यू विल गेट CO2, यू विल गेट अल्कोहल, बट बच्चे यू विल नॉट गेट लैक्टिक एसिड एंड यू विल नॉट गेट वाटर। ऑलराइट, कि वाटर बनेगा? व्हाट डू यू थिंक? CO2 निकल गया, अल्कोहल निकल गया, C2H5OH CO2, नो। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन विल बी ए 38A. In fermentation in yeast, you will get alcohol, CO2. You will not get lactic acid or water. All right. Question number 39. If a lens has focal length of plus 15 centimeter and lens B, it has focal length of plus 30 centimeter. Find the lens that has more power. बच्चे किस लेंस की ज्यादा पावर है? +15 और +30? बच्चे ऑब्वियसली जिसका फोकल लेंथ कम है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। तो बच्चे लेंस ए, इट हैज मोर पावर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ द लेंस? Power of the lens is equal to power of the lens is equal to 1 over focal length in meter. All right, power of lens is equal to 1 over focal length in meters. तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसकी पावर ज्यादा आएगी। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 40। 3 concave mirrors. 3 concave mirrors are cut from a sphere and are placed in such a way that the sun, which is at infinity, lies on the principal axis of mirror 2. What will be position of images formed by these 3 mirrors? बच्चे आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर से हमने 3 मिरर्स को कट किया कॉनकेव मिरर की शेप में और उनको इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। ऑलराइट, सन किसके लिए इंफिनिटी पे है? मिरर 2 के लिए। ऑलराइट, तो बच्चे इसकी इमेज किधर बनेगी? वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड? What do you think? F2, क्योंकि बच्चे इस मिरर की एक्सिस पे है, तो यहां जो लाइट रेज आएंगी ऐसे, यहां तो बच्चे हम लाइट रेज पैरेलल देख ही नहीं पाएंगे, तो F3 में बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको जो इमेज मिलेगी किधर मिलेगी? एट फोकस, F2। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वुड बी एट F2। बच्चे फॉर दी अदर मिरर्स, अगर आपका सन यहां है तो यहां लाइट रे पैरेलल तो जा ही नहीं पाएगी इन मिरर्स के ऊपर, तो फोकस, इनके फोकस पे बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है ना? सो यहां से जो लाइट रे पैरेलल आएंगी वो फोकस पे जाएंगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट या जो बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर, दैट इज डी ऑप्शन, 40D। ठीक है, दैट इज एट F2 only. Is it clear? Is it clear? All right. चलो, question number 41.
चूज दी फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। बच्चे प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, प्रोटीन्स भी नहीं हो सकते, ऑलराइट, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड यूरिया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 and 3। प्लांट मेनली नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड यूरिया, ठीक है। प्रोटीन्स तो अंदर जाके उनकी बॉडी में बनते हैं। एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो बच्चे मेनली प्लांट्स विल एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड यूरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। If saliva contains less amount of salivary amylase, then which of the following events will be adversely affected? बच्चे आपको salivary amylase का फंक्शन याद रख के आंसर देना है। Salivary amylase converts complex sugars into glucose. Sorry, not glucose, maltose. तो बच्चे इसके अंदर ऑप्शन क्या है? ये बी ऑप्शन, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये ऑप्शन 42B, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। बच्चे salivary amylase, this enzyme is also known as ptyalin. This is present in saliva of the mouth. ठीक है, क्लियर? फिर बचा क्वेश्चन नंबर 43। फाइंड इमेज पोजीशन V and magnification M produced by convex lens if the first image formed by plane mirror is taken as an object for the given convex lens. All right, तो बच्चे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है प्लेन मिरर के, ऑलराइट। और जो प्लेन मिरर की पहली इमेज बनेगी उसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ओके। तो बच्चे F1 की जो वैल्यू है कॉन्वेक्स लेंस के लिए दैट इज 20, F2 F1 ये कितना हो जाएगा 40। तो मतलब आपकी इमेज यहां बन रही है, आपकी इमेज किधर बनेगी 2F1 पे। F1 यानी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। तो बच्चे प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस सेम हाइट की इमेज बनती है, तो 10 और 10 यानी इमेज यहां बन गई, ओके। अब बच्चे लेंस के 2F1 पे ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज किधर बनेगी ए पे। V is equal to 40 centimeter from the lens and magnification is -1. That is absolutely right. क्योंकि इमेज प्लेन मिरर की जो इमेज है वो एग्जैक्टली 2F1 पे आ गई, 2F1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और बच्चे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखो तो उसकी इमेज किधर बनती है? इट विल बी अगेन फॉर्म्ड एट 2F1. सो करेक्ट आंसर इज V is equal to 40 centimeter and magnification is -1. You will get a real image of same size and inverted, okay. Is it clear? ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको 43A? All right, चलो क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following ray diagrams correctly represents the image formation of an object placed between center of curvature and focus of a concave mirror? तो बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, तो बच्चे आपकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बननी चाहिए, नॉट इन बिटवीन। दिस इज रॉन्ग, ये इमेज गलत है।
यहां तो फोकस और पोल के बीच में आ गए, ये भी गलत है। ओके, सी ऑप्शन ठीक लग रहा है देखने में, क्योंकि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे शिफ्ट हो गई है। लेट्स चेक डी। ओके बच्चे, डी में आप देखिए, अब आपको यह रे डायग्राम चेक करना पड़ेगा कौन सा सही बना है। लाइट रे पैरेलल गई, देन इट पासेस थ्रू फोकस इट बिकम्स पैरेलल, इट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां क्या हो रहा है, लाइट रे पैरेलल इधर, लाइट रे इधर, पैरेलल। ओके, देखने में तो दोनों ही सही लग रही हैं। नाउ लेट्स चेक डीपली, व्हाट डू यू थिंक? रे डायग्राम्स सी और डी नियरली सेम है, पोजीशन सही दिखाई है, पर बच्चे इसमें आपको एक चीज ये भी देखनी है कि यहां ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा दूर नहीं है, तो आपकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां इतना है तो आपकी इमेज यहां आ गई। ऑलराइट, तो ये भी देखना पड़ेगा। एंड जस्ट चेक दी पोजीशनिंग ऑफ एरोस, एरो की पोजीशंस चेक कर लीजिए। ऐसे आई है, यहां एक एरो दिखाया है, यहां दिखाया है। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इधर को नहीं, नो, वैसे इमेजेस ठीक लग रही हैं, बस इसमें ये गड़बड़ है कि यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ऑलराइट, हाँ जी सिमरन। Sir, isn't the fourth ray diagram incorrect? Because if the line is parallel to the principal axis, then it should pass through the focus and not the center of curvature. ऑलराइट, लेट्स सी दी एरोज। ये पैरेलल गई, फोकस पैरेलल। ओके, सी इसमें क्या किया इन्होंने? The center of curvature, it is passing through the ओके, center of ऑलराइट, curvature. ओके ओके ओके, गॉट इट। देखो देखने में कितना सही डायग्राम लगता है, पर अगर क्लोजली ना देखा जाए तो गड़बड़ हो सकती है। ऑलराइट, करेक्ट। तो बच्चे इसको यहां से पास करना था। ऑलराइट, ठीक है, तो डी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। बच्चे एरोस की डायरेक्शन भी ध्यान से चेक कर लीजिएगा, एरोस की डायरेक्शन भी ध्यान से चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, एरोस उल्टे सीधे दिखा देते हैं। ऑलराइट, चलो ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 45। A ray of light is allowed to pass through three media of absolute refractive indices, mu1, mu2, mu3. All right. Okay. Which of the following is correct? बचे mu1 से जब mu2 में आई तो it is bending towards the normal. That means mu2 is denser than mu1. So mu2 is greater than mu1. Then what happens? mu3, again it is moving away. So that means mu2 is again denser than mu3. अब बच्चे इसमें क्या बोला गया है? RS dash is parallel to ray PQ. तो बच्चे this can only happen if mu1 is equal to mu3 and they have a lesser value than mu2. तो बच्चे मेरे हिसाब से तो करेक्ट ऑप्शन सी है। व्हाट डू यू थिंक? अगर लाइट रे को पैरेलल होना है तो mu1 और mu3 इक्वल होने चाहिए और इनकी वैल्यू mu2 से कम होनी चाहिए। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इट इज समथिंग लाइक अ ग्लास स्लैब. When light ray enters from air to glass slab, it will suffer refraction and light ray will bend towards the normal. And as and when the light ray moves out of the glass slab, the light ray will move away. और उसकी वजह से क्या होगा, जो रिफ्रैक्शन हुई उससे लाइट रे नियरली पैरेलल बनती है, बिकॉज mu1 is equal to mu3. ठीक है बच्चे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन 45. All right, chalo. Okay. Question number 46. If the absolute refractive index of a diamond is 2.42, what is the velocity of light in it? Okay. तो बच्चे यहाँ absolute refractive index दिया हुआ है. Absolute refractive index of diamond is equal to C over V
C is speed of light, V निकालना है. So V is equal to speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and refractive index of diamond mu d, it is equal to 2.42. तो बचे वैल्यू 1 पॉइंट भी नहीं, 0 कितनी आनी चाहिए, 2.42. ऑल राइट, C by V mu d. कैसे निकालोगे बच्चे, कितना आंसर आ रहा है चेक करो. व्हाट इज द आंसर, कुछ गड़बड़ लग रही है. mu d is equal to C by V और V is equal to C by mu d. B, okay, 1.23. all right, 1.23. ओके, 3 by 2.42 है, तो 2.42 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो 1.23. ऑल राइट, बी ऑप्शन. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 47. When viewed using a convex lens, a 10 centimeter tall candle appears to be 30 centimeter tall as shown in the figure. The focal length of lens is 5 centimeter. What is the object distance? बच्चे दिस इज अ वर्चुअल इमेज. ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में आ गया है. तो बच्चे यहां आपको दिया हुआ है ऑलराइट. सो बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज 30 सेंटीमीटर वर्चुअल. ओके, तो मैग्निफिकेशन कितनी है, मैग्निफिकेशन इज +3. मैग्निफिकेशन +3 आ रही है. ऑलराइट, मैग्निफिकेशन इज +3. अब इसके बाद क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालना है. हाउ कैन यू गेट फोकल लेंथ? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V by U. All right, magnification of lens is V by U. बच्चे फोकल लेंथ 5 है, वो तो पता ही है. तो अभी मुझे सिर्फ मैग्निफिकेशन पता लगी है. मैग्निफिकेशन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चे यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए. V would be equal to 3U. अब else 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. What is F? Focal length of convex lens is negative, so -1 by 5. V is equal to 1 by 3U plus U is U. तो बच्चे आप अगर इसको सॉल्व करो, आप LCM would be 3U. LCM would be 3U over 1 plus 3. Okay, 4 minus 5 और U is equal to -5 into 4 by 3. तो बच्चे it is -20 by 3. क्या गलती कर दी हमने, चेक करिए एक बार. What mistake have we committed? Convex lens 10 centimeter tall, appears to be 30 centimeter. Virtual image है, height of image is 30. This so magnification is +3. all right, so M is equal to V by U. okay, right, प्लस नहीं आना चाहिए था, यहाँ माइनस आना था. लेंस फॉर्मूला लगाना था, मैंने मिरर फॉर्मूला लगा दिया. all right, got my mistake. तो यहाँ हो गया बच्चे, just a minute. So 1 by F is positive. 1 by F is positive. 1 by 5 and 1 by V. 1 by 3U minus
U की वैल्यू कितनी है? U. So that again comes out to be 1 by 5, 3U, 1 minus 3. Okay. तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू U 5 into -2 over 3. तो बच्चे इट्स 10 by 3 minus 10 by 3. So correct answer is 3.33. Is it clear? It is minus 10 by 3. 3.33. All right. बच्चे इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दी हुई थी, उसको यूज करके मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल ली मैंने. आई नो दैट वर्चुअल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड. सेकेंडली, फिर हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन की जो +3 ले लिया और उससे v और u में सब्स्टिट्यूशन करके u की वैल्यू निकाल ली. दैट्स इक्वल टू -10/3. बेटा वर्चुअल इमेज है ना, तो वर्चुअल इमेज हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है कि इमेज डिस्टेंस निकालना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही आएगा. लेंस के केस में बच्चे वर्चुअल इमेज भी नेगेटिव होती है. लेंस के केस में बच्चे वर्चुअल इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आता है. दैट इज ओनली इन केस ऑफ मिरर्स. In case of mirrors, that virtual images have a positive distance. Clear? बेटा वर्चुअल इमेज इन लेंस ऑब्जेक्ट के साइड ही होगा, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 48. Bachche, certain properties of elements x, y, and z are given below. X reacts with water and forms oxide. Y forms hydroxide. Z forms hydroxide. Bachche, element X reaction with calcium chloride. No. Y, it forms metal chloride. Z, it shows no reaction. तो बच्चे यहाँ एक बहुत सिंपल लॉजिक है. Y जो है ना, Y जो है, इट इज मोर रिएक्टिव. क्योंकि देखो, आप जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है. तो इट इज सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा. ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या है, यू हैव टू सिंपली टेक अ कंपाउंड, सॉरी सिंपली टेक एन एलिमेंट एंड बर्न इट. ऑलराइट. ओके बच्चे, इसमें ये भी बोला है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड. बच्चे रिएक्शन विद कैल्शियम क्लोराइड, नो रिएक्शन. फॉर्म्स मेटल क्लोराइड, मतलब ये कैल्शियम से ऊपर है. And Z shows no reaction. X melting point high, Y low, Z high. तो बच्चे, can you identify elements X, Y, and Z respectively? B is more suitable. X is iron. X is iron. Y is hydroxide. B. All right.
बी ऑप्शन। ओके चलो बच्चे, अब केस स्टडी क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चे, ओडिशा लैंड ऑफ रेड सॉइल, रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन्स एंड ओर्स, abundance of iron in these ores is represented in the table. All right बच्चे, ये अलग अलग आयरन ओर हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में जो परसेंटेजेस होती हैं आयरन की अलग अलग दिखाई हैं। हेमाटाइट FeSO4 70%, मैग्नेटाइट Fe3O4 72%, सिडराइट आयरन कार्बोनेट 48%, ठीक है। तो अबंडेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द टेबल। सबसे अबंडेंट कौन सा ओर है? हेमाटाइट, इसमें गोल्ड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम दीज ओर्स फॉलोज डिफरेंट प्रोसेस। ओके, सिडराइट ओर, सिडराइट इज बचे आयरन कार्बोनेट। तो बचे इनमें से किसका केमिकल फॉर्मूला सिमिलर होगा? कार्बोनेट किसका आपको सिमिलर मिल सकता है? इट इज FeCO3, मतलब यहाँ आयरन की जो +2 वैलेंसी है वो यूज हुई है, +2। तो आपको ऐसा कोई कंपाउंड ढूंढना है जिसमें मेटल की +2 वैलेंसी हो। तो बच्चे दैट इज सी, मैग्नीशियम। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे इट विल फॉर्म MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्योंकि बच्चे Mg का क्या वैलेंसी होती है? 2+। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ऑक्सीडेशन आयरन पायराइड्स प्रोड्यूस अ गैस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, व्हाट विल बी pH ऑफ aqueous सॉल्यूशन ऑफ द गैस? बच्चे आयरन पायराइड्स ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, इट इज FeS2। अगर बच्चे हम FeS2 को हीट करें तो इट प्रोड्यूसेस SO2 एंड बच्चे दीज आर एसिडिक गैसेस। तो अगर आप इनको मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे दे विल टर्न रेड। सो दिस एक्सप्लेन्स दैट pH ऑफ aqueous solution of gas is, you can say it is less than 5.9 easily. This is the reason it is showing reaction. ये क्या कर रहा है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 51, आयरन प्लस टीन। बच्चे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आयरन प्लस टीन, ये मेटल नॉन मेटल में है। आयरन प्लस टीन H2O, बच्चे क्या बनता है? यहाँ बनेगा Fe3O4 एंड B इज हाइड्रोजन गैस, B इज हाइड्रोजन गैस। अब बच्चे हमें कैसे पता लगा ये हाइड्रोजन गैस है? बर्निंग स्प्लिंटर, पॉप साउंड। और आयरन प्लस स्टीम करोगे तो Fe3O4 बनता है। दिस इज व्हाट? दिस इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। अब बच्चे सब्सटेंस A इज एन आयरन ओर एंड B इज अ गैस, which of the following correctly represents A and B? बच्चे A and B को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? तो हमने वो पिक कर लिया, इट इज Fe3O4 and H2, so correct option is B. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन है। A इज Fe3O4, B इज H2। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 52, iron nails can be extracted from siderite ore through following reaction: FeCO3, FeO, CO2। बच्चे दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्विंग हीट। ये एक आयरन ओर होता है, आयरन का, जिसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन कार्बोनेट। अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा? इट विल डीकंपोज। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर क्या हो रहा है? कार्बोनेट इज बीइंग रिप्लेस्ड, तो करेक्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट, 52C। सॉरी, नॉट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डीकॉम्पोजिशन। इधर हीटिंग कर रहे हैं हम,
It is breaking down into 2 or more single products. It is decomposition. Yes, decomposition होगा बच्चे, मैंने गलत आंसर पिक कर लिया. Question number 50. Okay, case study. Avinash was running in a marathon. With the finish line in sight, he started running faster. As he was about to reach the line, he got a severe muscle cramp in his leg. The cramp prevented Avinash from running any further, and he lost the marathon. Okay. तो बच्चे मैराथन the provided most of the energy to Avinash for running marathon is, किस प्रोसेस से मैक्सिमम एनर्जी मिली अविनाश को when he was running for marathon? बच्चे 53 का क्या आंसर होना चाहिए बताइए? एरोबिक. बच्चे देखो यहाँ बताया भी है क्रैम्प इन हिज लग, तो बच्चे इट शुड बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन ए. ठीक है. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 54. A substance that likely gets accumulated in Avinash leg muscle is lactic acid. The graph represents the amount of energy supplied with respect to time that an athlete is running at full speed. Study the graph and choose the option that correctly represents plot A and B. तो बच्चे कौन सा करेक्ट इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, किस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है? रनिंग एट फुल स्पीड कहां? हाँ जी सिमरन. So the answer of the third question should be aerobic respiration, right? बच्चे एथलीट रन कर रहा है तो it will be anaerobic majority. So but due to anaerobic respiration he got a cramp in his leg. बच्चे वो तो उन्होंने एक सिचुएशन बोली कि अगर ज्यादा लंबे टाइम तक भागेगा तो थोड़े टाइम के बाद क्रैम्प हो जाएगा. आई थिंक यही लिखा है. यस, ही वाज अबाउट टू रीच द लाइन, तो उसने भाग लिया है, बस लाइन के पास आते हुए सीवियर मसल क्रैम्प हुआ है. क्योंकि बच्चे लैक्टिक एसिड तो बनी रहे साथ है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन बनी है. और जो एथलीट्स होते हैं ड्यू टू कांस्टेंट प्रैक्टिस दे बिल्ड अप देयर स्टैमिना, तो उनके जो मसल्स होते हैं दे बिकम अकस्टम्ड टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आल्सो, है ना? यस. ओके. तो अब बताओ इसमें क्या पिक करेंगे हम? तो बच्चे देखो इनिशियली ज्यादा. ओके, लेट्स सी कि नीचे ऑप्शन क्या दें. प्लॉट ए इज एरोबिक. वी कैन से प्लॉट ए इज एरोबिक क्योंकि पहले इनिशियली एनर्जी तो ज्यादा ही मिलती है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होती है. एनारोबिक में भी यही हाल है बच्चे, जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस चल पड़ेगा तब एनर्जी निकलेगी, पर फिर जब लैक्टिक एसिड बनना शुरू होगा तो उसकी प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो A is aerobic, B is anaerobic. A is aerobic, B is anaerobic. बच्चे हम ये ऑप्शन पिक करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is correct for process of anaerobic respiration? Anaerobic respiration के लिए क्या ट्रू है? बच्चे लॉट ऑफ एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती पर जल्दी प्रोड्यूस होती है. तो CO2 is always produced. Yes. A lot of energy is released. No. ठीक ठाक एनर्जी रिलीज हो जाती है जिससे एक बार आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 57. Ramesh experiment with tracing path of light through a glass slab as shown. बच्चे क्या हो गया इस केस में? आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री है,
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। जब वो यहाँ आएगी ग्लास स्लैब से बाहर तो बचे उसी हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा अगेन 30 डिग्री। तो लाइट रे क्या होगा, पैरेलल इमर्ज होगी। तो बच्चे इनमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ओके अभी हमें आगे क्वेश्चन पूछे हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन 56 डन। क्वेश्चन नंबर 57, the teacher now asks Ram to make a setup where the emergent ray coming out from the glass slab 1 is incident ray from glass slab 2. If both the glass slabs have the same refractive index, what would be angle of emergence? बच्चे एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ही रखना है, उतना ही रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। एंगल ऑफ इमर्जेंस वुड बी आल्सो इक्वल टू 30 डिग्री, सी ऑप्शन। ओके आगे देखो बच्चे, यहाँ 30 है, उसी हिसाब से यहाँ रिफ्रैक्शन होगी, ये फिर 30 है। ऑलराइट, तो उसका मतलब ये भी कितना बनेगा 30, ये उसी हिसाब से रिफ्रैक्शन के हिसाब से चेंज होगा, ये अगेन उतना ही रिफ्रैक्शन की वजह से, और ये 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, क्लियर, समझ आ गया सबको? ऑलराइट चलो, क्वेश्चन नंबर 58, the teacher asked Ram to pass the light that travels from medium 1 to medium 2 such that angle of incidence is 45 and angle of refraction is 30. What would be refractive index of second medium with respect to first? तो बच्चे sin i by sin r करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। sin 45 डिग्री ओवर sin 30, बताइए क्या आंसर आएगा। What is the value of sin 45? sin 45 की क्या वैल्यू होती है, 1/√2। ओके, what is the value of sin 30? हाफ। तो बच्चे आंसर क्या आएगा, √2 1.41, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ऑलराइट चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। The teacher asked Ram to pass the light at an angle of theta with respect to glass slab such that no refraction takes place. What will be angle theta? अगर बच्चे कोई रिफ्रैक्शन नहीं चाहिए तो ग्लास स्लैब के साथ आपको कैसे लाइट रे लेके आनी है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, तो आंसर वुड बी 90 डिग्री, बी परपेंडिकुलर। फिर है बच्चे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, considering all the 4 readings the teacher told Ram that one of his readings is incorrect, find the incorrect reading. Okay, let's go back. बच्चे बताइए इसमें से कौन सी इनकरेक्ट रीडिंग लगती है आपको, 30 डिग्री, 18 डिग्री, 40 डिग्री, 30 अगेन, 32, 20, 32, ऑलराइट, 40, 24, 40, 35, 20.5, 37। ये वाली गलत है बच्चे, ये देखो यहाँ 37 आ गया, तो रीडिंग 4 इज रॉन्ग, रीडिंग 4। ऑलराइट, तो रीडिंग 4 इज रॉन्ग। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन इज रीडिंग 4। ठीक है बेटा, ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ कंप्लीट हो गया है हमारा साइंस का जो मॉक टेस्ट हमने शुरू किया था। इसके अंदर बच्चे कुछ क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, बट दे वर वेरी गुड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें कुछ। ठीक है, सो आई होप आपको ये पेपर जो है
अच्छा लगा होगा. इट वॉज अ गुड पेपर. यू कैन एक्सपेक्ट योर बोर्ड एग्जाम्स नॉट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. इतना टफ तो नहीं आता बोर्ड में, क्योंकि बच्चे टाइम का भी उधर ध्यान रखना पड़ेगा. This question paper will require more time. All right. Yes बच्चे, I'll share the question paper. इसमें और भी सब्जेक्ट्स के पेपर हैं. मैंने तो साइंस का यूज किया था. They have given maths also. All right. I'll share the paper with you. Okay. All right. Anisha, all the best for your paper. जिन बच्चों का कल प्री बोर्ड है, all the best. Read the questions properly. And please do share the question paper with me once you are done with it. जब आपका पेपर कल हो जाएगा तो बच्चे उसकी अगर हो सके तो क्लियर एक पीडीएफ बना के कैम स्कैनर से पीडीएफ बना के अगर आप मुझे भेज सकें. ऑलराइट. ऑलराइट. ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी. आई थिंक अब आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं. यू आर गोइंग टू गेट इनटू दैट मोड. प्री टर्म 1. फिर बच्चे आपके माइनर स्किल्स का भी अब डेट शीट आ गई. आई थिंक नवंबर 13 या 15 से शुरू है. All right. चलो. All the best बच्चे. Everybody. Please keep on revising. And in the exam, read the questions properly. Questions को ध्यान से पढ़ के फिर करिए. All right. Keep a clear mind and then do the questions. And once you get the reading time, जब आपको reading time मिलता है question paper को read करने का, उस टाइम थोड़ा सा mind makeup कर लीजिए कि हमने कौन से question करने हैं. तब mistake होने के chances कम हो जाते हैं. ठीक है बच्चे. चलो. हाँ जी सिमरन बोलो. Sir, I had a doubt. बोलो. So it was an assertion written question. Assertion: energy is required to carry out different life processes. And reason: energy is obtained in the form of ATP in the mitochondria. Okay. मतलब वो बोल रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. Yes sir. असर्शन में. And they are saying energy is obtained by respiration in mitochondria in the form of ATP. Yes sir. Not respiration. Respiration is not mentioned. Okay. So energy is obtained in mitochondria in the form of ATP. Yes sir. Reason is also correct. Assertion is also correct. अब बच्चे ये डिसाइड करो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है. Sir, I think no. Okay. Energy is required for various life process activities. That is correct. Energy is produced by mitochondria in the form of ATP. बच्चे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट आई ऑल्सो थिंक कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता. क्योंकि बच्चे असर्शन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपको एनर्जी कहां से मिलती है या कैसे मिलती है. राइट. सो आई थिंक यू विल पिक ऑप्शन बी. Assertion is true, reason is true. Okay, but reason is not explaining the assertion. All right. Okay. चलो बच्चे ऑल द बेस्ट. जिन बच्चों के कल एग्जाम्स हैं ऑल द बेस्ट. ओके. ओके देवदत्तन, जस्ट अ मोमेंट. Scattering is same for all colors when size of scattering particles. All colors when the size of scattering particles. बच्चे intensity of scattering of particle is directly proportional to wavelength square. तो जितनी मतलब बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी कम स्कैटरिंग हो जाती है. तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज ट्रू. क्योंकि बच्चे कलर्स की जो वेवलेंथ होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी सबकी. तो आई डोंट थिंक दिस वुड बी ट्रू. बच्चे स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरर एंड द वेवलेंथ. ओके. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी स्कैटरिंग उतनी कम होती जाएगी. ठीक है ना. इस तरीके से देखना है. बट इन द आंसर की इट इज गिवन एज ट्रू. बच्चे आई डोंट थिंक सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो. यू कैन गो ऑन टू गूगल बट डोंट रीड इट ऑन द विकिपीडिया. ऑलराइट.
कोई बुक, रिसर्च पेपर या कोई बुक हो जहां आपको ये कंटेंट मिले, तो आप वहां ये पढ़ेंगे कि जो स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है एंड पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है। और जैसे जैसे वेवलेंथ का साइज बड़ा होता जाएगा तो स्कैटरिंग कम होती जाएगी। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Scattering is actually directly proportional to 1 by lambda 4, lambda raised to power 4. Okay, but just try to search how scattering occurs, या what is the cause of scattering, या how scattering varies according to size of particles, ऐसे सर्च करके देखो, या अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, तब आपको ये समझ आएगी बात। क्लियर देवदत्तन? बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऐसे मत डालो, जस्ट ट्राई टू रीड हाउ स्कैटरिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ्स, तो फिर आपको शायद उसका आंसर मिल जाए। पर विकिपीडिया वगैरह पे मत पढ़ना, कोई अच्छा रिसर्च पेपर हो, कोई बुक हो, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, उस पर कुछ अगर मटेरियल मिलेगा तो वो पढ़िएगा। ठीक है, चलो, ऑल राइट बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। ऑल द बेस्ट जिनके कल एग्जाम्स हैं, एंड प्लीज डू शेयर द पेपर विद मी।